तो दोस्तों द टेस्टामेंट कर एक बेहतरीन सीरीज़ हमें देखने को मिली है, जो कि कई जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है और कई जगह और भी कई प्लेटफॉर्म पर ये हमें देखने को मिली हैं। तो आज हम इस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस सीरीज के जितने भी जो एपिसोड हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। 7 से 8 से तकरीबन 9 तक एपिसोड हमें देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आज इस सीरीज में हम इसी पर बात करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। बाकी आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द टेस्टामेंट्स एक अमेरिकी डिस्टोपियन ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जिसे हुलू के लिए बनाया गया है। ये मार्गरेट एटवुड के 2019 के उपन्यास द टेस्टामेंट्स पर आधारित है। ये ब्रूस मिलर द्वारा निर्मित द हैंडमेड्स टेल 2017 से 2025 कहानी को आगे बढ़ाती है। श्रृंखला का प्रीमियर 8 अप्रैल 2026 को हुआ था। मई 2026 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। आधार: ये श्रृंखला 2 किशोरियों, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण एग्नेस और गिलियड की सीमाओं के पार से आई एक नई धर्मांतरित डेजी की कहानी है। जैसे जैसे वे भावी पत्नियों के लिए आंटी लीडिया के कुलीन तैयारी विद्यालय के भव्य गलियारों में आगे बढ़ती हैं, एक ऐसी जगह जहां आज्ञाकारिता को क्रूरतापूर्वक और हमेशा दैवीय औचित्य के साथ स्थापित किया जाता है, उनका बंधन एक उत्प्रेरक बन जाता है जो उनके अतीत, उनके वर्तमान और उनके भविष्य को उलट देगा। ये नाटकीय किशोरावस्था की कहानी गिलियड में युवा महिलाओं की एक नई पीढ़ी को उनके सामने आने वाले निराशाजनक भविष्य से जूझते हुए दिखाती है। कलाकार और पात्र। मुख्य लेख: द हैंडमेड्स टेल और द टेस्टामेंट्स के पात्रों की सूची। मुख्य: चेज इन्फिनिटी, एग्नेस मैकेंजी। द हैंडमेड्स टेल में हन्ना बैंकोल के नाम से जानी जाती हैं की भूमिका निभा रही हैं, जो गिलियड में सबसे ऊंचे ओहदे पर रहने वाली लड़की और जून ऑसबॉर्न की जैविक बेटी है, जो अपनी असली पहचान उजागर होने पर शासन की दमनकारी संरचना के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देती है। लूसी हॉलिडे ने डेजी का किरदार निभाया है, जो एक युवा कनाडाई किशोरी है जिसकी जिंदगी एक भयानक पारिवारिक रहस्य से उलट-पुलट हो जाती है, जो उसे गिलियड से जोड़ता है और उसे एक गुप्त मेडे एजेंट के रूप में काम करने के लिए मजबूर करता है। कमिटमेंट एपिसोड में खुलासा हुआ है कि उसका असली नाम मार्गुराइट है और डेजी सिर्फ एक उपनाम है। मेबल ली ने आंटी विदाला का किरदार निभाया है, जो आंट समूह की संस्थापक सदस्य और एक सख्त अनुशासनवादी हैं, जो अधिक शक्ति और सुरक्षा की चाहत रखते हुए गिलियड के नियमों को सख्ती से लागू करती हैं। स्टेडियम एपिसोड में उनका असली नाम विवियन बताया गया है और ये भी दिखाया गया है कि गिलियड में आने से पहले वो एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थीं और लीडिया के साथ काम करती थीं। ब्रैड अलेक्जेंडर ने गार्थ चैपिन की भूमिका निभाई है, जो मैकेंजी परिवार के लिए काम करने वाला एक युवा गार्डियन है, जो गुप्त रूप से प्रतिरोध समूह मेडे के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में और साथ ही डेजी के हैंडलर के रूप में काम करता है। इसोल्डे आर्डिस ने हुल्डा मैरी एडवर्डसन की भूमिका निभाई है, जो एक भोली और आशावादी युवती प्लम है और गिलियड की परंपराओं के भीतर अपने वयस्क होने और भविष्य में नारित्व प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। रोवन ब्लैंचर्ड ने शुनम्मिट हेस की भूमिका निभाई है, जो एक उच्च पदस्थ परिवार की एक लाडली और स्पष्टवादी किशोरी है, जिसकी सामाजिक स्थिति उसे अपने साथियों के बीच महत्वपूर्ण शक्ति और सम्मान प्रदान करती है। मैटिया कॉनफोर्टी ने रेबेका बेका ग्रोव का किरदार निभाया है, जो आंटी लीडिया की अकादमी में एक साधारण परिवार की छात्रा है। अपने साथियों के विपरीत वो अपने सुनियोजित भविष्य को लेकर भयभीत है और अपने भाग्य पर सवाल उठाने लगती है। संकेत मिलता है कि वो एग्नेस की ओर आकर्षित है। जरीन डार्नेल मार्टिन ने आंटी गब्बाना की भूमिका निभाई है, जो अर्डुआ हॉल में एक सख्त और अडिग अनुशासक हैं और आंटी विडाला की दाहिनी हाथ के रूप में काम करती हैं और गिलियड के मूल मूल्यों की एक दृढ़ समर्थक हैं। ईवा फूट ने आंटी एसटी का किरदार निभाया है, जो अकादमी की सबसे कम उम्र की और सबसे दयालु आंटी हैं और छात्रों के बीच अपनी दयालुता और कूल छवि के लिए जानी जाती हैं। बाद में पता चलता है कि वो मूल रूप से गिलियड की नहीं हैं। कीरा गुलोएन ने रोजा की भूमिका निभाई है, जो मैकेंजी परिवार में एक समर्पित मार्था हैं और एग्नेस के लिए एक देखभाल करने वाली मातृत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जेहोशेबा यार्ड्रम के रूप में
शेचिना मपुमलवाना बिरवा पंड्या, मिरियम डॉसन के रूप में एमी सिमेड्स ने पाउला मैकेंजी का किरदार निभाया है, जो एग्नेस की हुस्सैल और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर सजग सौतेली मां हैं। उसने कमांडर मैकेंजी की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनसे शादी की थी और वो अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए एग्नेस को एक आदर्श आज्ञाकारी पत्नी के रूप में ढालने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एन डाउड ने आंटी लीडिया क्लेमेंट्स की भूमिका निभाई है, जो गिलियड की कुलीन बेटियों के लिए एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं। वो बाहरी तौर पर शासन के मूल्यों की एक उच्च पदस्थ प्रवर्तक के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन गुप्त रूप से सरकार को भीतर से कमजोर करने और अंततः उखाड़ फेंकने के लिए काम करती हैं। अतिथि एलिजाबेथ मॉस ने जून ऑसबॉर्न की भूमिका निभाई है, जो एग्नेस की जैविक मां है, जो कनाडा में निर्वासन में रहते हुए भी मई दिवस प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण नेता बनी रहती हैं और गिलियड से अपनी बेटी को बचाने के अपने मिशन को जारी रखती हैं। सैम जैगर ने मार्क ट्वेलो की भूमिका निभाई है, जो अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि और जून ऑसबॉर्न के मित्र हैं। ट्वेलो ने रेडियो फ्री बॉस्टन के उद्घोषक के रूप में एक संक्षिप्त आवाज में अभिनय किया है। चार्ली कैरिक ने कमांडर माइकल जेट की भूमिका निभाई है, जो गिलियड में एक शक्तिशाली उच्च पदस्थ अधिकारी है और महिलाओं के मामलों पर उसका नियंत्रण है। वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए आंटी लीडिया के साथ एक दबावपूर्ण पारस्परिक रूप से लाभकारी गठबंधन बनाए रखता है। अमांडा ब्रूगेल ने रीटा ब्लू का किरदार निभाया है, जो पहले मार्था थी और जून की दोस्त हैं, जो डेजी को उसके मिशन की तैयारी में मदद करती हैं। एपिसोड नहीं शीर्षक, निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि, एक कीमती फूल, माइक बार्कर टेलीविजन कहानी, ब्रूस मिलर द्वारा, टेलीप्ले, ब्रूस मिलर द्वारा। 8 अप्रैल 2026, मैसाचुसेट्स युद्ध के 4 साल बाद एग्नेस मैकेंजी आंट लीडिया स्कूल में प्लम गर्ल के रूप में पढ़ती है, जो एक ऐसे कमांडर की भावी पत्नी है जिसकी किशोरावस्था अभी शुरू नहीं हुई है। लीडिया एग्नेस को डेजी की देखरेख का जिम्मा सौंपती है, जो गिलियड के बाहर से आई एक पर्ल गर्ल या मिशनरी है। एक गार्जियन को हस्तमैथुन करते हुए देखकर डेजी स्तब्ध रह जाती है, जबकि लड़कियां उसे प्रोत्साहित करने के लिए चिल्ला रही होती हैं। रात में डेजी चुपके से एक पायरेट रेडियो स्टेशन सुनती है और टोरंटो में बिताए अपने जीवन को याद करती है। एक फ्लैशबैक में जून ऑसबॉर्न डेजी के माता-पिता की दुकान में एक ग्राहक के रूप में उस युवती को देख रही होती है। 2 बिल्कुल सही दांत माइक बार्कर कहानी, स्तुति मल्होत्रा और ब्रूस मिलर द्वारा, टेलीप्ले, स्तुति मल्होत्रा द्वारा। 8 अप्रैल 2026, एक सुबह एग्नेस की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे मासिक धर्म शुरू हो गया है। स्कूल में एग्नेस अपनी जवानी की घोषणा करने के लिए घंटी बजाने दौड़ती है। वहीं डेजी अपनी अपशब्दों के इस्तेमाल की बात कबूल करने जाती है, क्योंकि उसे डर था कि एग्नेस ऊपर जाकर उसकी शिकायत कर देगी। इसी बीच एग्नेस को जवानी की दहलीज पर बधाई दी जाती है और उसे इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एक ब्रोच पिन भेंट की जाती है। जब लड़कियों को डेजी की सजा देखने के लिए बुलाया जाता है, तो डेजी मान लेती है कि एग्नेस ने उसके अपशब्द सुन लिए थे, जिसके चलते दोनों को अपने मुंह में साबुन रगड़ने की सजा मिलती है। अपने दांतों को सफेद करवाते समय एग्नेस के साथ डॉक्टर ग्रोव, बेका के पिता, द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। दूसरी जगह डेजी चुपके से स्कूल का नक्शा बनाती है और उसे अपनी पड़ोसी पाल गर्ल के बिस्तर में छिपा देती है, जो उसकी हरकत देख लेती है। उसी रात एग्नेस को एक नई ग्रीन गर्ल के रूप में बपतिस्मा दिया जाता है और वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेका के साथ शामिल हो जाती है, जो बताती है कि वो अपने लिए ऐसा भविष्य नहीं चाहती। 3 डेजी माइक बार्कर बयान, वोलकॉट 8 अप्रैल 2026। एक फील्ड ट्रिप के दौरान लड़कियां मेडे हमले के बीच फंस जाती हैं। डेजी को कनाडा में अपने बचपन की याद आती है, जब अचानक उसके माता-पिता नील और मेलानी गिलियड एजेंटों द्वारा मारे गए थे। जून ऑसबॉर्न डेजी को अधिकारियों से बचने में मदद करती है और बताती है कि डेजी के माता-पिता ने उसे गोद लिया था जब उसे बचपन में गिलियड से तस्करी करके बाहर निकाला गया था। संदेह होने पर डेजी चुपके से अपने प्रेमी के पास चली जाती है, जो उसकी कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। ये महसूस करते हुए कि कनाडा में उसका जीवन समाप्त हो गया है, डेजी जून से फिर से मिलती है और मेडे में शामिल हो जाती है। वर्तमान में
पता चलता है कि डेजी एक मेडे एजेंट है जिसने स्कूल में घुसपैठ की है और मैकेंजी परिवार के संरक्षक गार्थ के साथ गुप्त रूप से काम कर रही है। 4. ग्रीन टी, क्वीन ट्रान एलिस ब्राउन। 15 अप्रैल 2026। ग्रीन गर्ल्स ने बॉल में संभावित भावी दूल्हों से मिलने से पहले आंटियों और पत्नियों को प्रभावित करने के लिए एक भव्य चाय पार्टी का आयोजन किया। एग्नेस गलती से एक चीनी मिट्टी की मूर्ति को काट लेती है, जिसके कारण उसे डॉक्टर ग्रोव के पास दोबारा जाना पड़ता है। घर लौटने पर एग्नेस देखती है कि उसकी कमीज खुली हुई है, जिससे पता चलता है कि एग्नेस के बेहोश होने के दौरान ग्रोव ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। डेजी से कैंडिस नाम की एक हताश फूल बेचने वाली और मेडे की एजेंट संपर्क करती है, जो उसे चेतावनी देती है कि आइज उसके करीब आ रही हैं। गार्थ बताता है कि बस हमले के बाद से गिलियड मेडे पर सख्ती बरत रहा है। छिपकर घूमते समय डेजी कमांडर मैकेंजी के हाथों पकड़ी जाती है, जो एग्नेस के प्रति सच्चा पिता तुल्य स्नेह दिखाता है और उसे अपनी यात्रा से लाई हुई एक चॉकलेट देता है। चॉकलेट के रैपर पर लिखावट से पता चलता है कि मैकेंजी जापान जा चुका है, जो अजीब है क्योंकि जापान ने गिलियड पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। बाद में डेजी को पता चलता है कि कैंडेंस को मई दिवस की जासूस होने के कारण मार दिया गया था और एक आपातकालीन चेतावनी के बाद रेडियो फ्री बोस्टन अचानक स्टैटिक से बंद हो जाता है, जिससे डेजी पर दबाव बढ़ने के साथ ही वो निजी तौर पर टूट जाती है। 5. गेंद, क्वेन ट्रान सैम रूबिनेक और नेट बर्क। 22 अप्रैल 2026। कमांडरों के बीच ग्रीन गर्ल्स के लिए संभावित जीवन साथी खोजने के लिए एक बॉल का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर ग्रो के साथ अपने अनुभव के बाद एग्नेस बेका के प्रति ठंडी और असभ्य हो जाती है, जो बाद में डेजी से स्वीकार करती है कि वो एग्नेस से प्यार करती है। गार्थ डेजी से एग्नेस के करीब आने के लिए कहता है ताकि कमांडर मैकेंजी की गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके, क्योंकि मेडे को संदेह है कि वो जापानियों के साथ हथियारों का सौदा कर रहा है। कमांडर बेका समेत कुछ लड़कियों को शराब पिलाते हैं और घिनौनी आंटी लीडिया को बुलाते हैं। कमांडर जड आंटी विडाला से कहते हैं कि शायद लीडिया को बदलने का समय आ गया है। जब एग्नेस का डांस पार्टनर कहीं चला जाता है तो वो गार्थ के साथ डांस करती है, जिससे उसके लिए उसकी भावनाएं और बढ़ जाती हैं। उत्साहित एग्नेस को बाद में पता चलता है कि कुछ हफ्तों में गार्थ को कमांडर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा, जिससे वो उससे शादी करने के योग्य हो जाएगा। 6. स्टेडियम, जेट विल्किंसन जियाना सोबोल। 29 अप्रैल 2026। जैकोब के पुत्रों के तख्ता पलट के बाद लीडिया, विदाला और कई अन्य महिलाओं को एक स्टेडियम में रखा जाता है, जहां उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है और यदि वे मानदंडों पर खरी नहीं उतरती तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। अपनी जान बचाने के लिए लीडिया कमांडर जड से प्रस्ताव रखती है कि उसे गिलियड की महिलाओं को प्रशिक्षण देने का जिम्मा सौंपा जाए और विदाला के मृत्युदंड में भाग लेकर अपनी वफादारी साबित करती है। हालांकि बंदूक खाली निकलती है। वर्तमान में लीडिया और विदाला के बीच बढ़ते तनाव के बीच आंटियां लड़कियों की वंशावली और उनके संभावित दूल्हों की जांच करती हैं। एग्नेस के अनुरोध पर लीडिया गार्थ को भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल कर लेती है। आंटी एसटी डेजी को बताती हैं कि वो मूल रूप से गिलियड की नहीं हैं, जबकि पेनी जड का गर्भपात हो जाता है। लड़कियों की रक्षा करने की अपनी क्षमता को लेकर तेजी से निराश और चिंतित, लीडिया उस रिकॉर्ड पर विचार करती है जिसे उसने जेजेबेल के नरसंहार और बोस्टन के पतन के बाद संकलित करना शुरू किया था। गिलियड के अभिजात वर्ग द्वारा किए गए अपराधों का देश पर शासन करने वाले पुरुषों को गिराने के लिए पर्याप्त निंदनीय जानकारी। 7. प्रतिबद्धता, जेट विल्किंसन, माया गोल्डस्मिथ। 6 मई 2026। एक फ्लैशबैक में डेजी को रीटा ब्लू के पास ले जाया जाता है, जिसे डेजी मई दिवस के लिए गिलियड में गुप्त रूप से जाने की अनुमति देने के लिए मना लेती है। डेजी की तैयारी में मदद करते हुए रीटा उसे गिलियड में जून की बेटी के बारे में बताती है। सड़कों पर रहते हुए डेजी पर्ल गर्ल्स द्वारा भर्ती हो जाती है और उसे गिलियड ले जाया जाता है। वर्तमान में गिलियड द्वारा बोस्टन पर आक्रमण करने का प्रयास विफल हो चुका है। डेजी एग्नेस के साथ समय बिताती है और उसे गिलियड के बाहर की दुनिया के बारे में बताती है। डेजी का रेडियो मिल जाता है और कमांडर सेथ वेस्टन द्वारा
पर्ल गर्ल से बस हमले में उनकी संभावित संलिप्तता के बारे में पूछताछ की जाती है। अंततः दूसरी लड़कियों में से एक, तालिया को चीखते चिल्लाते हुए घसीट कर ले जाया जाता है। रात में डेजी तालिया के लिए प्रार्थना करती है। ग्रीन गर्ल्स अपने भावी कमांडरों के साथ साक्षात्कार करती हैं, जिसमें गार्थ को एग्नेस के बजाय बेका के साथ जोड़ा जाता है। आइस के प्रमुख कमांडर वेस्टन एग्नेस में रुचि व्यक्त करते हैं, जिससे एग्नेस असहज हो जाती है, जबकि पाउला उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए दबाव डालती है। आपातकालीन स्थिति में मिली जानकारी से पता चलता है कि वेस्टन का घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है। एग्नेस का व्यवहार लगातार विद्रोही होता जा रहा है और गार्थ के साथ उसका एक भावुक पल आता है, जहां गार्थ एग्नेस को आश्वस्त करता है कि वो उसका असली रूप देख रहा है। 8. टूटा हुआ। शाना स्टीन स्तुति मल्होत्रा, 13 मई 2026। डॉक्टर ग्रो द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के दुस्वप्नों से घिरी एग्नेस की सगाई कमांडर वेस्टन से हो चुकी है, जबकि गार्थ और बेका की भी सगाई हो चुकी है। ये पता चलता है कि गार्थ के पिता वही कमांडर थे जिन्होंने मैसाचुसेट्स युद्ध में बोस्टन को अपने कब्जे में रखने के लिए लड़ाई का नेतृत्व किया था और मई दिवस पर हुए एक हत्या के प्रयास में व्हीलचेयर पर आ गए थे, जबकि शुनामाइट का भाई एंजल्स फ्लाइट के बच्चों में से एक था। डेजी को मासिक धर्म शुरू होने के बाद चिंता होने लगती है, जिससे उसका खतरा और बढ़ जाता है। वहीं शुनामाइट इस विचार से टूट जाती है कि वो बांझ हो सकती है। एग्नेस के प्रोत्साहन पर हुल्डा विदाला को बताती है कि ग्रो ने उसका यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन विदाला इसे छुपा देती है। बाद में एग्नेस लिडिया और डेजी को अपने साथ हुए इस हमले के बारे में बताती है। लिडिया एग्नेस को धैर्य रखने की सलाह देती है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि लिडिया उसे इशारों में बता रही है कि ग्रो को सजा दी जाएगी, जबकि ये संकेत मिलता है कि डेजी कुछ लापरवाह कदम उठाने वाली है। 9. मरादजादे शाना स्टीन बयान। वोलकॉट और बेन मिलर, 20 मई 2026। डेजी बताती है कि उसे मासिक धर्म हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप वो एक प्लम बन जाती है। जब डेजी को डॉक्टर ग्रो के पास ले जाया जाता है तो वो यौन उत्पीड़न का नाटक करती है और विडाला के छिपाने के प्रयासों के बावजूद उसके अपराधों को उजागर कर देती है। एसटी लड़कियों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए क्षमा मांगती है, जबकि लिडिया स्पष्ट करती है कि वो जानती है कि डेजी ने झूठ बोला है, लेकिन ग्रो को न्याय के कटघरे में लाने का मौका पाकर खुश है। कमांडर जड बेका की शादी के बाद उसकी सुरक्षा के लिए ग्रो को फांसी देने पर सहमत हो जाता है, लेकिन ग्रो के कृत्यों के प्रति जड के उदासीन रवैये से लिडिया स्पष्ट रूप से परेशान है, जबकि गार्थ डेजी द्वारा अपनी पहचान को खतरे में डालने से क्रोधित है। एग्नेस द्वारा अंततः उसे सच्चाई बताने के बाद बेका बाथटब में अपने पिता की हत्या कर देती है और मदद के लिए एग्नेस के पास जाती है। इसके बजाय कमांडर मैकेंजी द आइस को बुलाता है, जो एग्नेस के विरोध के बावजूद बेका को घसीट कर ले जाते हैं, और असमंजस में पड़ा गार्थ ये सब देखता रहता है। 10 सेकेटर्स माइक बार्कर, ब्रूस मिलर, माया गोल्डस्मिथ और जियाना सोबोल, 27 मई 2026। उत्पादन विकास। मार्च 2023 में ब्रूस मिलर ने द हैंडमेड्स टेल के शो रनर पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वे द टेस्टामेंट्स को टेलीविजन के लिए रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। फरवरी 2025 में द टेस्टामेंट्स को श्रृंखला के रूप में हरी झंडी मिलने के करीब थी। मिलर द लिटिलफील्ड कंपनी के साथ ही हैंडमेड्स टेल के कार्यकारी निर्माता वॉरेन लिटिलफील्ड के साथ कार्यकारी निर्माता होंगे और एमजीएम टेलीविजन स्टूडियो होगा। मार्च 2025 में ये घोषणा की गई कि माइक बार्कर पहले 3 एपिसोड का निर्देशन करेंगे और श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता भी होंगे। अप्रैल 2025 में पुलू ने आधिकारिक तौर पर द टेस्टामेंट्स को एक श्रृंखला के रूप में बनाने का आदेश दिया। द हैंडमेड्स टेल की मुख्य अभिनेत्री एलिजाबेथ मॉस मिलर, लिटिलफील्ड, बार्कर, स्टीव स्टार्क, शाना स्टीन, माया गोल्डस्मिथ, जॉन वेबर, शीला हॉकिंस, डैनियल विल्सन और फ्रैन सीयर्स के साथ इस परियोजना की कार्यकारी निर्माता होंगी। प्रिसिला पोरियांड सह कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगी। मई 2026 में हुलू ने श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। ढलाई फरवरी 2025 में चेस इन्फिनिटी को मुख्य किरदार एग्नेस के रूप में चुना गया, जो द हैंडमेड टेल्स की एन डाउड के साथ शामिल हुईं, जिनसे लिडिया के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की उम्मीद थी।
मार्च 2025 में यह घोषणा की गई कि लूसी हॉलिडे सह मुख्य किरदार डेजी के रूप में श्रृंखला में शामिल हुईं। उसी महीने ये घोषणा की गई कि रोवन ब्लैंचर्ड और मेटेया कॉनफोर्टी क्रमशः शुनमिट और बेका के रूप में कलाकारों में शामिल हुईं। अप्रैल 2025 में ये घोषणा की गई कि मेबल ली, एमी सीमेट्स, ब्रैड एलेक्जेंडर, जरीन डार्नेल मार्टिन, ईवा फुट, आइसोल्डे आर्डिस, शेचिना मम्पू मलवाना, बिरवा पंड्या और कीरा गुलोएन क्रमशः आंटी विदाला, पाउला, गार्थ, आंटी गब्बाना, आंटी एसटी, हुल्डा, जेहोशेबा, मिरियम और रोजा के रूप में कलाकारों में शामिल हुईं। फिल्माने श्रृंखला का निर्माण 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ। मुख्य फोटोग्राफी 15 अगस्त को समाप्त हुई। मुक्त करना द टेस्टामेंट्स के पहले 3 एपिसोड 8 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुए। स्वागत समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 53 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर श्रृंखला को 87% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है, जिसमें औसत रेटिंग 7.1/10 है। वेबसाइट पर समीक्षकों की आम राय है द टेस्टामेंट्स द हैंडमेड टेल्स की कहानी को एक परिपक्व जीवन की कहानी के माध्यम से कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाती है, जो एक धीमी गति से विकसित होने वाली दुनिया का निर्माण करती है और इसमें नए प्रतिभाशाली कलाकारों की एक उत्कृष्ट टीम है। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 21 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 71 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। मार्गरेट एलेनोर एटवुड, जन्म 18 नवंबर 1939, एक कनाडाई उपन्यासकार, कवित्री, साहित्यिक आलोचक और आविष्कारक हैं। 1961 से उन्होंने कविता की 18 पुस्तकें, 18 उपन्यास, गैर कथा साहित्य की 11 पुस्तकें, लघु कथाओं के 9 संग्रह, बच्चों की 8 पुस्तकें, 2 ग्राफिक उपन्यास और कविता एवं कथा साहित्य के कई लघु प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना 1985 का डिस्टोपियन उपन्यास द हैंडमेड्स टेल है। एटवुड को उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 बुकर पुरस्कार, आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ कनाडा, फ्रांस काफ्का पुरस्कार, साहित्य के लिए प्रिंस ऑफ अस्टूरियास पुरस्कार और नेशनल बुक क्रिटिक्स और पेन सेंटर यूएसए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल हैं। उनकी कई रचनाओं को फिल्म और टेलीविजन के लिए रूपांतरित किया गया है। एटवुड की रचनाओं में लिंग और पहचान, धर्म और मिथक, भाषा की शक्ति, जलवायु परिवर्तन और सत्ता की राजनीति सहित कई विषय शामिल हैं। उनकी कई कविताएं मिथकों और परियों की कहानियों से प्रेरित हैं, जिनमें उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही थी। एटवुड ग्रिफिन कविता पुरस्कार और राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा की संस्थापक हैं। वो टोरंटो के मैसी कॉलेज की सीनियर फेलो भी हैं। वो लॉन्ग पेन डिवाइस और संबंधित तकनीकों की आविष्कारक हैं, जो दस्तावेजों के दूरस्थ रोबोटिक लेखन को सुगम बनाती हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एटवुड का जन्म 18 नवंबर 1939 को ओटावा, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। वो कार्ल एडमंड एटवुड, एक कीट विज्ञानी, और मार्गरेट डोरोथी नी किलैम, वुडविले, नोवा स्कोटिया की एक पूर्व आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ की 3 संतानों में से दूसरी थीं। अपने पिता के वन कीट विज्ञान में शोध के कारण एटवुड ने अपने बचपन का अधिकांश समय उत्तरी क्यूबेक के भीतरी इलाकों में बिताया और ओटावा, सॉल्ट स्टे, मैरी और टोरंटो के बीच आना जाना करती रहीं। वो 12 साल की उम्र तक पूर्णकालिक स्कूल नहीं गई थीं। वो साहित्य, डेल पॉकेट बुक मिस्ट्रीज, ग्रिम्स की परियों की कहानियां, कनाडाई पशु कहानियां और कॉमिक पुस्तकों की शौकीन पाठक बन गईं। उन्होंने टोरंटो के लीसाइड में लीसाइड हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1957 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एटवुड ने 6 साल की उम्र में नाटक और कविताएं लिखना शुरू किया। बचपन में उन्होंने गर्ल गाइड्स ऑफ कनाडा के ब्राउनी कार्यक्रम में भी भाग लिया था। एटवुड ने अपने कई प्रकाशनों में गर्ल गाइड्स में अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। एटवुड को 16 वर्ष की आयु में ही पेशेवर रूप से लेखन करने की इच्छा का एहसास हो गया था। 1957 में उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय के विक्टोरिया कॉलेज में अध्ययन शुरू किया, जहां उन्होंने कॉलेज की साहित्यिक पत्रिका एक्टा विक्टोरियाना में कविताएं और लेख प्रकाशित किए और द बॉब रिव्यू की द्वितीय वर्ष की नाट्य परंपरा में भाग लिया। उनके प्रोफेसरों में जे मैकफर्सन और नॉर्थरॉप फ्राई शामिल थे। उन्होंने 1961 में अंग्रेजी में कला स्नातक ऑनर्स
और दर्शनशास्त्र और फ्रेंच में गौण विषयों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1961 में एटवुड ने वुड्रो विल्सन फेलोशिप के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रेडक्लिफ कॉलेज में स्नातक अध्ययन शुरू किया। उन्होंने 1962 में रेडक्लिफ से मास्टर डिग्री प्राप्त की और 2 साल तक डॉक्टरेट की पढ़ाई की, लेकिन अपना शोध प्रबंध द इंग्लिश मेटाफिजिकल रोमांस पूरा नहीं किया। आजीविका 1960 के दशक एटवुड की कविता की पहली पुस्तक डबल परसेफोन 1961 में जॉन रॉबर्ट कोलंबो के हॉक्सहेड प्रेस द्वारा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुई थी और इसने ईजे प्रैट मेडल जीता था। लेखन जारी रखते हुए एटवुड 1964 से 1965 तक वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की व्याख्याता, 1967 से 1968 तक मॉन्ट्रियल में सर जॉर्ज विलियम्स विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रशिक्षक और 1969 से 1970 तक एडमंटन में अल्बर्टा विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करती रहीं। 1966 में द सर्कल गेम प्रकाशित हुई, जिसने गवर्नर जनरल पुरस्कार जीता। इस संग्रह के बाद कविता के 3 अन्य छोटे प्रेस संग्रह प्रकाशित हुए। कैलिडोस्कोप्स बैरोक एक कविता, क्रैनब्रुक एकेडमी ऑफ आर्ट 1965, टैलिस्मैन फॉर चिल्ड्रन, क्रैनब्रुक एकेडमी ऑफ आर्ट 1965 और स्पीचेस फॉर डॉक्टर फ्रैंकस्टाइन, क्रैनब्रुक एकेडमी ऑफ आर्ट 1966। साथ ही द एनिमल्स इन दैट कंट्री 1968। एटवुड का पहला उपन्यास द एडिबल वुमन 1969 में प्रकाशित हुआ था। उत्तरी अमेरिकी उपभोक्तावाद पर एक सामाजिक व्यंग्य के रूप में कई आलोचकों ने अक्सर इस उपन्यास को एटवुड की कई रचनाओं में पाई जाने वाली नारीवादी चिंताओं के शुरुआती उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है। एटवुड ने 1971 से 1972 तक टोरंटो में यॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ाया और 1972-1973 शैक्षणिक वर्ष के दौरान टोरंटो विश्वविद्यालय में एक लेखक के रूप में रहीं। 29 से 30 एटवुड ने इस दशक के दौरान कविता के 6 संग्रह प्रकाशित किए। द जर्नल्स ऑफ सुजाना मूडी 1970, प्रोसीजर्स फॉर अंडरग्राउंड 1970, पावर पॉलिटिक्स 1971, यू आर हैप्पी 1974, सिलेक्टेड पोएम्स 1965 से 1975, 1976 और टू हेडेड पोएम्स 1978। एटवुड ने इस दौरान 3 उपन्यास भी प्रकाशित किए, सरफेसिंग 1972, लेडी ऑरेकल 1976 और लाइफ बिफोर मैन 1979, जो गवर्नर जनरल पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट था। सरफेसिंग, लेडी ऑरेकल और लाइफ बिफोर मैन द एडिबल वुमन की तरह राष्ट्रवाद और यौन राजनीति जैसे विषयों से संबंधित पहचान और लिंग के सामाजिक निर्माणों की पड़ताल करते हैं। विशेष रूप से सरफेसिंग उनकी पहली गैर काल्पनिक मोनोग्राफ सर्वाइवल, अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर 1972 के साथ एटवुड को कनाडाई साहित्य में एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई आवाज के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। 1977 में एटवुड ने अपना पहला लघु कहानी संग्रह डांसिंग गर्ल्स प्रकाशित किया, जिसने सेंट लॉरेंस अवार्ड फॉर फिक्शन और द पीरियोडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कनाडा फॉर शॉर्ट फिक्शन का पुरस्कार जीता। 1976 तक एटवुड उनके कार्यों और उनके जीवन में इतनी दिलचस्पी थी कि मैकलीन ने उन्हें कनाडा की सबसे चर्चित लेखिका घोषित कर दिया। 1980 के दशक में एटवुड की साहित्यिक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती रही, जब उन्होंने बॉडीली हार्म 1981 प्रकाशित की, द हैंडमेड्स टेल 1985, जिसे आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार और 1985 का गवर्नर जनरल पुरस्कार। जबकि समीक्षकों और आलोचकों को एटवुड के काम, विशेष रूप से कैट्स आई में उनके जीवन के आत्मकथात्मक तत्वों को पढ़ने का प्रलोभन हुआ है। सामान्य तौर पर एटवुड आलोचकों की किसी लेखक के जीवन को उनके लेखन में बहुत बारीकी से पढ़ने की इच्छा का विरोध करती हैं। फिल्म निर्माता माइकल रुबो की मार्गरेट एटवुड वंस इन अगस्त एटवुड के कार्यों में आत्मकथात्मक साक्ष्य और प्रेरणा को उजागर करने में फिल्म निर्माता की निराशा का विवरण देती है। 1980 के दशक के दौरान एटवुड ने पढ़ाना जारी रखा। 1985 में टस्कालूसा में अल्बामा विश्वविद्यालय में एमएफए मानद अध्यक्ष के रूप में, 1986 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के बर्ग प्रोफेसर के रूप में, 1987 में ऑस्ट्रेलिया के मैक्वेरी विश्वविद्यालय में
राइटर इन रेजिडेंस के रूप में और 1989 में सैन एंटोनियो टेक्सास के ट्रिनिटी विश्वविद्यालय में राइटर इन रेजिडेंस के रूप में कार्य किया। 29 से 30 शिक्षण के साथ अपने कार्यकाल के बारे में उन्होंने कहा है, मेरे लिए सफलता का मतलब अब विश्वविद्यालय में पढ़ाना नहीं था। 1990 के दशक एटवुड की लेखिका के रूप में प्रतिष्ठा उनके उपन्यासों द रॉबर ब्राइड 1993 जो 1994 के गवर्नर जनरल पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट और जेम्स टिप्ट्री जूनियर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट था, और एलियास ग्रेस 1996 जिसने 1996 का गिलर पुरस्कार जीता, 1996 के बुकर पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट, 1996 के गवर्नर जनरल पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट और 1997 के ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट था, के प्रकाशन के साथ लगातार बढ़ती गई। हालांकि संदर्भ और रूप में दोनों उपन्यास बहुत अलग हैं, फिर भी दोनों में महिला खलनायकों के चित्रण के माध्यम से अच्छाई, बुराई और नैतिकता पर सवाल उठाए गए हैं। जैसा कि एटवुड ने द रॉबर ब्राइड के बारे में कहा, मैं बुरे व्यवहार का समर्थन नहीं कर रही हूं, लेकिन जब तक आप कुछ महिला पात्रों को बुरे पात्रों के रूप में चित्रित नहीं करते, तब तक आप पूरी विविधता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। द रॉबर ब्राइड समकालीन टोरंटो में घटित होती है, जबकि एलियास ग्रेस एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो थॉमस किन्नियर और उनकी हाउसकीपर नैन्सी मॉन्टगोमरी की 1843 की हत्याओं का विवरण देता है। एटवुड ने इससे पहले 1974 में सीबीसी द्वारा निर्मित टीवी फिल्म द सर्वेंट गर्ल लिखी थी, जो ग्रेस मार्क्स के जीवन पर आधारित थी, जो एक युवा नौकरानी थी और जिसे जेम्स मैकडर्मोट के साथ अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। एटवुड ने 1999 में महिला साहित्य पत्रिका कल्लियोप के लिए स्नेक वुमन प्रकाशित करके कविता लेखन में अपना योगदान जारी रखा। 2000 उपन्यास सितंबर 2006 में ईडन मिल्स राइटर्स फेस्टिवल में एटवुड एक पठन सत्र में भाग ले रही थीं। 2000 में एटवुड ने अपना 10वां उपन्यास द ब्लाइंड असैसिन प्रकाशित किया, जिसे आलोचकों ने खूब सराहा और 2000 में ही बुकर पुरस्कार और हैमेट पुरस्कार दोनों जीते। द ब्लाइंड असैसिन को 2000 में गवर्नर जनरल पुरस्कार, ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन और 2002 में इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। 2001 में एटवुड को कनाडा के वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया। एटवुड ने इस सफलता के बाद 2003 में ऑरिक्स एंड क्रैक का प्रकाशन किया, जो एक श्रृंखला का पहला उपन्यास था जिसमें द ईयर ऑफ द फ्लड 2009 और मैड एडम 2013 भी शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मैड एडम ट्रिलॉजी के नाम से जाना जाता है। मैड एडम ट्रिलॉजी में सर्वनाशकारी दृष्टिकोण, आनुवंशिक संशोधन, फार्मास्यूटिकल और कॉरपोरेट नियंत्रण और मानव निर्मित आपदा जैसे विषयों को शामिल करता है। एक काल्पनिक कथा के रूप में एटवुड ऑरिक्स एंड क्रैक में प्रौद्योगिकी के बारे में लिखती हैं। मुझे लगता है कि मानव इतिहास में पहली बार हम देख सकते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। हम भविष्य में इतनी दूर तक देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि हम बिना बहुत सी नई और अलग अलग चीज़ों का आविष्कार किए हमेशा के लिए उसी तरह नहीं चल सकते जैसे हम चलते आ रहे हैं। बाद में मैड एडम के आभारोक्ति में वो चेतावनी देती है, यद्यपि मैड एडम एक काल्पनिक रचना है, इसमें ऐसी कोई तकनीक या जैव प्राणी शामिल नहीं है जो पहले से मौजूद नहीं है, निर्माणाधीन नहीं है या सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं है। 2005 में एटवुड ने कैननगेट मिथ सीरीज के भाग के रूप में लघु उपन्यास द पेनेलोपियाड प्रकाशित किया। ये कहानी पेनेलोप और मूल कथा के अंत में मारी गई 12 दासियों के एक समूह के दृष्टिकोण से द ओडिसी का पुनर्कथन है। द पेनेलोपियाड का 2007 में नाट्य मंचन किया गया था। 2016 में एटवुड ने पेंगुइन रैंडम हाउस की होगार्थ शेक्सपियर सीरीज के हिस्से के रूप में शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट की आधुनिक पुनर्कथन हैग्सीड नामक उपन्यास प्रकाशित किया। 28 नवंबर 2018 को एटवुड ने घोषणा की कि वो सितंबर 2019 में द हैंडमेड्स टेल की अगली कड़ी द टेस्टामेंट्स प्रकाशित करेंगी। इस उपन्यास में 3 महिला कथावाचक हैं और इसकी कहानी द हैंडमेड्स टेल में ऑफरेड के अंतिम दृश्य के 15 साल बाद घटित होती है। ये पुस्तक 2019 के बुकर पुरस्कार की संयुक्त विजेता थी। गैर काल्पनिक कथा 2008 में एटवुड ने पेबैक दैट एंड द शैडो साइड ऑफ वेल्थ प्रकाशित किया, जो 12 अक्टूबर से 1 नवंबर 2008 तक मैसी व्याख्यानों के भाग के रूप में दिए गए
5 व्याख्यानों का संग्रह है। ये पुस्तक व्याख्यानों की प्रत्याशा में जारी की गई थी, जिन्हें रिकॉर्ड भी किया गया था और सीबीसी रेडियो 1 के आइडियाज पर प्रसारित किया गया था। 2026 में मिली-जुली समीक्षाओं के साथ एटवुड ने बुक ऑफ लाइव्स, अ मेमोयर ऑफ सॉर्ट्स प्रकाशित किया। चैम्बर ओपेरा। मार्च 2008 में एटवुड ने एक चैम्बर ओपेरा कमीशन स्वीकार किया। सिटी ओपेरा ऑफ वैंकूवर द्वारा कमीशन किया गया पॉलीन की कहानी मार्च 1913 में वैंकूवर में कनाडाई लेखिका और कलाकार पॉलीन जॉनसन के जीवन के अंतिम दिनों पर आधारित है। टोबिन स्टोक्स द्वारा रचित और एटवुड द्वारा लिखित गीतकार पॉलीन का प्रीमियर 23 मई 2014 को वैंकूवर के यॉर्क थिएटर में हुआ। ग्राफिक फिक्शन 2016 में एटवुड ने सह-निर्माता और चित्रकार जॉनी क्रिसमस के साथ सुपर हीरो कॉमिक बुक श्रृंखला एंजल कैटबर्ड लिखना शुरू किया। श्रृंखला का मुख्य पात्र वैज्ञानिक स्ट्रिक फेलिडस एक आकस्मिक उत्परिवर्तन का शिकार है, जिसके कारण उसे बिल्ली और पक्षी दोनों के शारीरिक अंग और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अपनी अन्य रचनाओं की तरह एटवुड इस श्रृंखला के बारे में कहती हैं, भविष्य के बारे में जिस तरह की काल्पनिक कथाएं मैं लिखती हूँ, वे हमेशा उन चीज़ों पर आधारित होती हैं जो वर्तमान में चल रही हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं उनकी कल्पना करती हूँ, बल्कि मैं देखती हूँ कि लोग उन पर काम कर रहे हैं और मैं उन्हें कुछ कदम आगे ले जाती हूँ। इसलिए ये कहीं से भी नहीं आता, ये वास्तविक जीवन से आता है। भविष्य की पुस्तकालय परियोजना अपने उपन्यास स्क्राइबलर मून के साथ एटवुड फ्यूचर लाइब्रेरी परियोजना में योगदान देने वाली पहली लेखिका हैं। 2015 में पूर्ण हुई इस कृति को उसी वर्ष 27 मई को परियोजना को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। ये पुस्तक 2114 में इसके अंतिम प्रकाशन तक परियोजना के पास रहेगी। उनका मानना है कि पाठकों को शायद उनकी कहानी के कुछ हिस्सों का अनुवाद करने के लिए एक पूरा मानव विज्ञानी की आवश्यकता होगी। गार्जियन अखबार को दिए एक साक्षात्कार में एटवुड ने कहा, इसमें कुछ जादुई है। ये स्लीपिंग ब्यूटी की तरह है। ग्रंथ 100 वर्षों तक सोएंगे और फिर जागेंगे, फिर से जीवित हो उठेंगे। ये एक परिकथा जैसा समय है। वो 100 वर्षों तक सोई रही। लॉन्गपेन का आविष्कार 2004 की शुरुआत में डेनवर में अपने उपन्यास ऑरिक्स एंड क्रैक के विमोचन के दौरान एटवुड ने एक दूरस्थ रोबोटिक लेखन तकनीक की अवधारणा विकसित की, जिसे बाद में लॉन्गपेन के नाम से जाना गया। ये तकनीक किसी व्यक्ति को टैबलेट, पीसी और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कहीं भी स्याही से दूर से लिखने में सक्षम बनाती, जिससे वो शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना ही अपने पुस्तक विमोचन कर पातीं। उन्होंने इस तकनीक को विकसित करने, उत्पादन करने और वितरित करने के लिए तुरंत यूनोचिट इंक नामक कंपनी की स्थापना की। 2011 तक कंपनी ने अपना ध्यान व्यावसायिक और कानूनी लेन-देन पर केंद्रित कर लिया और लॉन्गपेन तकनीक पर आधारित विभिन्न दूरस्थ लेखन अनुप्रयोगों के लिए उत्पादों की एक श्रृंखला का उत्पादन कर रही थी। 2013 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सिंग्राफी इंक कर लिया। 2021 तक ये क्लाउड आधारित है और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तकनीक प्रदान करती है। मई 2021 तक एटवुड अभी भी सिंग्राफी इंक की निदेशक हैं और लॉन्गपेन और संबंधित तकनीक से जुड़े विभिन्न पेटेंट की धारक हैं। कविता। नवंबर 2020 में एटवुड ने डियरली नामक कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें अनुपस्थिति और अंत, बुढ़ापा और आत्मनिरीक्षण तथा उपहार और नवीनीकरण जैसे विषयों को दर्शाया गया है। इस संग्रह की मुख्य कविता डियरली द गार्जियन अखबार में भी प्रकाशित हुई थी। साथ ही एक निबंध भी था, जिसमें समय के बीतने, शोक और कविता के पाठक से संबंधित होने के विषय पर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही अखबार की वेबसाइट पर एटवुड द्वारा कविता के पाठ की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। बार बार आने वाले विषय और सांस्कृतिक संदर्भ। कनाडाई पहचान का सिद्धांत। कनाडाई पहचान के सिद्धांत निर्माण में एटवुड के योगदान ने कनाडा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। उनकी साहित्यिक आलोचना की प्रमुख कृति सर्वाइवल, अ थीमैटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर 1972 को अद्यतन या संशोधित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडाई अध्ययन कार्यक्रमों में कनाडाई साहित्य का एक मानक परिचय बना हुआ है। लेखक और शिक्षाविद जोसेफ पिवेटो ने अनांसी प्रेस द्वारा सर्वाइवल के निरंतर पुनर्मुद्रण की आलोचना करते हुए
इसे कनाडाई साहित्य के छात्रों के लिए एक संकीर्ण दृष्टिकोण वाला नुकसान बताया है। सर्वाइवल में एटवुड ये परिकल्पना करती हैं कि कनाडाई साहित्य और विस्तार से कहें तो कनाडाई पहचान अस्तित्व के प्रतीक द्वारा चित्रित की जाती है। ये प्रतीक कनाडाई साहित्य में सर्वव्यापी पीड़ित स्थितियों के उपयोग में व्यक्त किया गया है। ये स्थितियां विजेता स्लैश पीड़ित संबंध में पीड़ित के लिए आत्मचेतना और आत्म साक्षात्कार के पैमाने का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन परिदृश्यों में विजेता अन्य मनुष्य, प्रकृति, जंगल या अन्य बाहरी और आंतरिक कारक हो सकते हैं जो पीड़ित को दबाते हैं। एटवुड की सर्वाइवल नॉर्थरॉप फ्राई के गैरिसन मानसिकता के सिद्धांत से प्रभावित है। एटवुड कनाडाई साहित्य का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में बाहरी प्रभाव से खुद को अलग करने की कनाडा की इच्छा की फ्राई की अवधारणा का उपयोग करती हैं। सर्वाइवल जैसी रचनाओं में अपने सिद्धांतों और अपने उपन्यासों में समान विषयों की खोज के अनुसार एटवुड कनाडाई साहित्य को कनाडाई पहचान की अभिव्यक्ति मानती हैं। इस साहित्य के अनुसार कनाडाई पहचान को प्रकृति के भय, बसने वालों के इतिहास और समुदाय के प्रति अटूट निष्ठा द्वारा परिभाषित किया गया है। 1979 में स्कॉटिश आलोचक बिल फाइंडले के साथ एक साक्षात्कार में एटवुड ने अमेरिकी और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी संस्कृतियों से कनाडाई लेखकों और लेखन के संबंध पर चर्चा की। कनाडा के सैद्धांतिकरण में एटवुड का योगदान केवल उनके गैर काल्पनिक कार्यों तक ही सीमित नहीं है। उनकी कई रचनाएं, जिनमें द जर्नल्स ऑफ सुजाना मूडी, एलियास ग्रेस, द ब्लाइंड असैसिन और सरफेसिंग शामिल हैं। उत्तर आधुनिक साहित्यिक सिद्धांतकार लिंडा हचियन द्वारा वर्णित इतिहास लेखन संबंधी मेटाफिक्शन के उदाहरण हैं। ऐसी रचनाओं में एटवुड स्पष्ट रूप से इतिहास और कथा के संबंध और इतिहास निर्माण की प्रक्रियाओं का अन्वेषण करती हैं। कनाडाई साहित्य में उनके योगदानों में एटवुड ग्रिफिन कविता पुरस्कार की संस्थापक न्यासी हैं। साथ ही कनाडा के लेखकों के ट्रस्ट की संस्थापक भी हैं, जो एक गैर लाभकारी साहित्यिक संगठन है जो कनाडा के लेखन समुदाय को प्रोत्साहित करना चाहता है। नारीवाद। एटवुड के कार्यों में नारीवादी साहित्यिक आलोचकों की रुचि रही है। हालांकि एटवुड कभी-कभी अपने कार्यों को नारीवादी का लेबल देने से हिचकिचाती हैं। अपने पहले उपन्यास द एडिबल वुमन के प्रकाशन के साथ ही एटवुड ने कहा, मैं इसे नारीवाद नहीं मानती, मैं इसे केवल सामाजिक यथार्थवाद मानती हूँ। हालांकि उन्होंने कई बार इस लेबल को अस्वीकार किया है। आलोचकों ने एटवुड के कार्यों में यौन राजनीति, मिथक और परियों की कहानियों के उपयोग और लैंगिक संबंधों का विश्लेषण नारीवाद के परिप्रेक्ष्य से किया है। 1985 में द हैंडमेड्स टेल के प्रकाशन से पहले एटवुड ने नारीवादी सिद्धांतकार एलिजाबेथ मीस को एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने नारीवाद को महिलाओं के अधिकारों में विश्वास के रूप में परिभाषित किया था और कहा था कि यदि व्यवहारिक कट्टरपंथी पुरुष विरोधी नारीवादी सत्ता में आ जाएं और सरकार बन जाएं तो मैं उनका विरोध करूंगी। 2017 में उन्होंने नारीवाद लेबल के प्रति अपनी असुविधा को स्पष्ट करते हुए कहा, मैं हमेशा ये जानना चाहती हूँ कि लोग इस शब्द से क्या समझते हैं। कुछ लोग इसे नकारात्मक रूप से लेते हैं, कुछ लोग इसे सकारात्मक रूप से लेते हैं, कुछ लोग इसे व्यापक अर्थ में लेते हैं, कुछ लोग इसे विशिष्ट अर्थ में लेते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको व्यक्ति से पूछना होगा कि उनका क्या अर्थ है। द गार्जियन से बात करते हुए उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए कुछ नारीवादी ऐतिहासिक रूप से लिपस्टिक के खिलाफ रही हैं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिलाओं के वॉशरूम में जाने देने के खिलाफ रही हैं। ये ऐसे विचार नहीं हैं जिनसे मैं सहमत हूँ। एक ऐसा विचार जिसे उन्होंने द आयरिश टाइम्स से भी दोहराया। पेंगुइन बुक्स के साथ एक साक्षात्कार में एटवुड ने कहा कि द हैंडमेड टेल्स लिखते समय उनके मन में जो मुख्य प्रश्न था वो था, यदि आप महिलाओं को वापस घर में धकेलने जा रहे हैं और उन्हें उन सभी उपलब्धियों से वंचित करने जा रहे हैं जो उन्होंने हासिल की हैं, तो आप ये कैसे करेंगे? लेकिन उन्होंने इस प्रश्न को अधिनायकवाद से जोड़ा, न कि नारीवाद से। जनवरी 2018 में एटवुड ने द ग्लोब एंड मेल के लिए क्या मैं एक बुरी नारीवादी हूं शीर्षक से एक संपादकीय लेख लिखा। ये लेख 2016 में स्टीवन गैलोवे की बर्खास्तगी की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर एटवुड के हस्ताक्षर से संबंधित सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के जवाब में था। गैलोवे ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर थे, जिन पर एक छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न और हमले का आरोप लगाया गया था।
जबकि नारीवादी आलोचकों ने गैलोवे के समर्थन के लिए एटवुड की निंदा की। एटवुड ने दावा किया कि उनके हस्ताक्षर कानूनी प्रणाली में उचित प्रक्रिया के समर्थन में थे। #MeToo आंदोलन के संबंध में उनकी टिप्पणियों, विशेष रूप से इसे टूटी हुई कानूनी प्रणाली का लक्षण बताने के लिए उनकी आलोचना की गई है। 2018 में हुलू के द हैंडमेड्स टेल के रूपांतरण और महिला अधिकार संगठन इक्वालिटी नाउ के बीच साझेदारी के बाद एटवुड को उनके 2018 मेक इक्वालिटी रियलिटी गाला में सम्मानित किया गया। अपने स्वीकृति भाषण में उन्होंने कहा, मैं बेशक कोई वास्तविक कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं तो बस एक बेरोजगार लेखिका हूं जिसे अक्सर ऐसे विषयों पर बोलने के लिए कहा जाता है जिन पर अगर नौकरी पेशा लोग खुद बोलें तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप इक्वालिटी नाउ में असली कार्यकर्ता हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग आज ही इक्वालिटी नाउ को बहुत सारा पैसा देंगे ताकि वे समान कानून लिख सकें, समान कानून बना सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि समान कानून लागू हों। इस तरह समय के साथ सभी लड़कियां ये विश्वास करते हुए बड़ी हो सकेंगी कि उनके लिए कोई भी रास्ता सिर्फ इसलिए बंद नहीं है क्योंकि वे लड़की हैं। 2019 में एटवुड ने द टेस्टामेंट्स के विमोचन के लिए इक्वालिटी नाउ के साथ साझेदारी की। काल्पनिक और विज्ञान कथा। एटवुड ने इस सुझाव का विरोध किया है कि द हैंडमेड्स टेल और ऑरिक्स एंड क्रैक विज्ञान कथा हैं, और 2003 में द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने सुझाव दिया कि ये काल्पनिक कथाएं हैं। विज्ञान कथा में राक्षस और अंतरिक्ष यान होते हैं, काल्पनिक कथाएं सचमुच घटित हो सकती हैं। उन्होंने बुक ऑफ द मंथ क्लब को बताया, ऑरिक्स एंड क्रैक एक काल्पनिक कथा है, विज्ञान कथा नहीं। इसमें कोई अंतर आकाशगंगा अंतरिक्ष यात्रा, कोई टेलीपोर्टेशन, कोई मंगल ग्रहवासी नहीं है। BBC ब्रेकफास्ट पर उन्होंने समझाया कि विज्ञान कथा उनके द्वारा स्वयं लिखी गई रचनाओं के विपरीत बाहरी अंतरिक्ष में बात करने वाले स्क्विड हैं। ये वाक्यांश विशेष रूप से विज्ञान कथा के समर्थकों को खटकता है और उनकी रचनाओं पर चर्चा के दौरान अक्सर दोहराया जाता है। 2005 में एटवुड ने कहा कि वो कभी-कभी सामाजिक विज्ञान कथाएं लिखती हैं और द हैंडमेड्स टेल और ऑरिक्स एंड क्रैक को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। उन्होंने काल्पनिक कथा और विज्ञान कथा के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया कि अन्य लोग इन शब्दों का परस्पर उपयोग करते हैं। मेरे लिए विज्ञान कथा का लेबल उन पुस्तकों पर लागू होता है जिनमें ऐसी चीजें हों जो हम अभी तक नहीं कर सकते। काल्पनिक कथा का अर्थ है एक ऐसी रचना जो पहले से उपलब्ध साधनों का उपयोग करती है और जिसकी कहानी पृथ्वी ग्रह पर घटित होती है। उन्होंने कहा कि विज्ञान कथाएं एक लेखक को उन विषयों का अन्वेषण करने की क्षमता देती हैं जो यथार्थवादी कथाएं नहीं दे सकती। 2011 में विज्ञान कथा लेखिका उर्सुला के ले गुइन के साथ एक चर्चा में एटवुड ने शब्दों की अपनी परिभाषाओं को और स्पष्ट किया। ले गुइन विज्ञान कथा से जो तात्पर्य रखती हैं वही मेरा तात्पर्य कल्पनात्मक कथा से है और फंतासी से उनका तात्पर्य मेरे विज्ञान कथा से है। उन्होंने आगे कहा कि विधाओं की सीमाएं तेजी से लचीली होती जा रही हैं और विज्ञान कथा के सभी रूपों को एक सामान्य श्रेणी में रखा जा सकता है। स्वागत 2024 में रिपब्लिकन बहुमत वाली यूटा विधायिका ने एक कानून पारित किया जिसमें यूटा के सभी सार्वजनिक स्कूलों से आपत्तिजनक मानी जाने वाली पुस्तकों को हटाने का आदेश दिया गया। 2 अगस्त 2024 को यूटा राज्य स्कूल बोर्ड ने आपत्तिजनक पुस्तकों की अपनी पहली सूची जारी की। इस सूची में शामिल एक पुस्तक एटवुड ऑरिक्स एंड क्रैक द्वारा लिखी गई थी। पशु अधिकार एटवुड अपनी रचनाओं में मनुष्यों और जानवरों के संबंधों के बारे में बार-बार टिप्पणियां करती हैं। ऑरिक्स और क्रैक में एटवुड द्वारा निर्मित डिस्टोपिया का एक बड़ा हिस्सा जानवरों और मनुष्यों के आनुवांशिक संशोधन और परिवर्तन से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप पिगून, रकुंक, वोल्वोग और क्रैकर जैसे संकर जीव बनते हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं और नैतिकता पर और मानव होने का क्या अर्थ है इस पर प्रश्न उठाते हैं। सरफेसिंग में एक पात्र जानवरों को खाने के बारे में टिप्पणी करता है। जानवर इसलिए मरते हैं ताकि हम जी सकें। वे हमारे बदले इंसान हैं और हम उन्हें खाते हैं, डिब्बाबंद या किसी और रूप में। हम मृत्यु को खाने वाले हैं। मृत मसीह मांस हमारे भीतर पुनर्जीवित होता है, हमें जीवन प्रदान करता है। उनकी किताबों के कुछ पात्र यौन उत्पीड़न को मांस खाने से जोड़ते हैं और परिणाम स्वरूप
मांस खाना छोड़ देते हैं। द एडिबल वुमन में एटवुड का पात्र मैरियन शिकार किए गए जानवरों से सहानुभूति रखती है और अपने मंगेतर के खरगोश का शिकार करने और उसे चीरने के अनुभव को सुनकर रोती है। मैरियन मांस खाना बंद कर देती है, लेकिन बाद में फिर से खाने लगती है। कैट्स आई में कथावाचक एक टर्की और एक बच्चे के बीच समानता को पहचानती है। वह टर्की को देखती है जो एक बंधे हुए सिर कटे बच्चे जैसा दिखता है। इसने भोजन के रूप में अपना भेष उतार दिया है और मेरे सामने खुद को उस रूप में प्रकट किया है जो ये वास्तव में है, एक बड़ा मृत पक्षी। एटवुड की सरफेसिंग में एक मृत बगुला निरर्थक हत्या का प्रतीक है और अन्य अर्थहीन मौतों के बारे में विचार उत्पन्न करता है। एटवुड एक पेस्केटेरियन है। 2009 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मुझे शाकाहारी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं गैस्ट्रोपॉड, क्रस्टेशियन और कभी-कभार मछली खा लेती हूँ। हालांकि फर या पंखों वाला कुछ भी नहीं। राजनीतिक भागीदारी। एटवुड ने एक साक्षात्कार में संकेत दिया है कि वो खुद को ऐतिहासिक अर्थों में एक रेड टोरी मानती हैं और कहती हैं कि टोरी वे लोग थे जो मानते थे कि सत्ता में बैठे लोगों की समुदाय के प्रति जिम्मेदारी होती है और पैसा ही सब कुछ का मापदंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर यह भी कहा है कि वो राजशाही समर्थक हैं। 2008 के संघीय चुनाव में उन्होंने क्यूबेक की स्वतंत्रता समर्थक पार्टी ब्लॉक क्यूबेकोइस की रैली में भाग लिया क्योंकि वो कला के क्षेत्र में उनके रुख का समर्थन करती थीं। उन्होंने कहा कि अगर वो क्यूबेक में रहतीं तो वो इसी पार्टी को वोट देतीं और उनके सामने ब्लॉक और कंजर्वेटिव के बीच चुनाव था। द ग्लोब एंड मेल में एक संपादकीय में उन्होंने कनाडाई लोगों से कंजर्वेटिव को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को वोट देने का आग्रह किया ताकि उन्हें बहुमत प्राप्त करने से रोका जा सके। द हैंडमेड कोएलिशन नामक राजनीतिक कार्रवाई समूह का एक सदस्य एटवुड पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर दृढ़ विचार रखती हैं और वो और ग्रीम गिब्सन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत रेयर बर्ड क्लब के संयुक्त मानद अध्यक्ष थे। एटवुड ने ओंटारियो के सडबरी में लॉरेंटियन विश्वविद्यालय में एक भव्य रात्रि भोज में अपना 70वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ये शहर कनाडा के सबसे महत्वाकांक्षी पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों में से एक का केंद्र रहा है। जब लोग पूछते हैं कि क्या पर्यावरण के लिए कोई उम्मीद है, तो मैं कहती हूँ, अगर सडबरी ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उजाड़ का प्रतीक होने के बाद ये उम्मीद का प्रतीक बन गया है। एटवुड कनाडा के लेखकों के संघ की अध्यक्ष रही हैं और उन्होंने पेन इंटरनेशनल के कनाडाई अंग्रेजी भाषी अध्याय की स्थापना में मदद की। ये समूह मूल रूप से राजनीतिक रूप से कैद लेखकों को मुक्त कराने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में पेन कनाडा के अध्यक्ष का पद संभाला और 2017 में उन्हें पेन सेंटर यूएसए का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। गाजा के छात्रों द्वारा बहिष्कार के आह्वान के बावजूद एटवुड ने इजराइल का दौरा किया और मई 2010 में तेल अवीव विश्वविद्यालय में भारतीय लेखक अमिताभ घोष के साथ $10 लाख का डैन डेविड पुरस्कार स्वीकार किया। एटवुड ने टिप्पणी की कि हम सांस्कृतिक बहिष्कार नहीं करते हैं। अपने डिस्टोपियन उपन्यास द हैंडमेड्स टेल 1985 में सभी घटनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉस्टन के पास घटित होती हैं, जिसे अब गिलियड के नाम से जाना जाता है, जबकि कनाडा को पलायन की एकमात्र आशा के रूप में चित्रित किया गया है। कुछ लोगों के अनुसार ये 1960 और 1970 के दशक के कनाडाई अमेरिकी विरोधी आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। आलोचकों ने दुर्व्यवहारित हैंडमेड को कनाडा के रूप में देखा है। 1987 में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बहस के दौरान एटवुड ने इस समझौते के खिलाफ आवाज उठाई और इसका विरोध करते हुए एक निबंध लिखा। उन्होंने कहा कि 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के कारण द हैंडमेड्स टेल की बिक्री में वृद्धि हुई। अमेज़न ने बताया कि द हैंडमेड्स टेल 2017 की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक थी। द हैंडमेड्स टेल की अगली कड़ी द टेस्टामेंट्स की बिक्री में भी 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद तेजी से वृद्धि हुई और द हैंडमेड्स टेल अमेज़न की बेस्ट सेलर सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। इस चुनाव के बाद एटवुड ने एक्स पर लिखा, निराशा कोई विकल्प नहीं है, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता।
टीवी कैमियो 2017 में एटवुड ने द हैंडमेड टेल के पायलट एपिसोड में एक आंटी के रूप में कैमियो भूमिका निभाई, जो ऑफरेट को थप्पड़ मारती है। 2024 में एटवुड ने मर्डॉक मिस्ट्रीज के सीजन 17 के एक एपिसोड में लॉरेन क्विनेल के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई, जो एक शौकिया पक्षी विज्ञानी थी। सक्रियतावाद 2018 में एटवुड ने रूस में राजनीतिक कैदी यूक्रेनी निर्देशक ओलेग सेंटसोव के बचाव में अमेरिकी पेन सेंटर की अपील पर हस्ताक्षर किए। जुलाई 2020 में एटवुड हार्पर के पत्र, जिसे न्याय और खुली बहस पर एक पत्र के रूप में भी जाना जाता है, पर हस्ताक्षर करने वाले 153 लोगों में से एक थीं, जिसमें चिंता व्यक्त की गई थी कि सूचना और विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान, एक उदार समाज की जीवन रेखा, दिन प्रतिदिन अधिक संकुचित होता जा रहा है। 24 फरवरी 2022 को एटवुड ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के समय यूक्रेन में युद्ध को संक्षेप में कवर किया और ट्विटर पर राज्य सहायता कोष का लिंक प्रकाशित किया। वो सोशल नेटवर्क पर यूक्रेन में युद्ध के बारे में जानकारी प्रकाशित करना जारी रखती है।